हमने पिछले लेक्चर में जो देखा था कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी को ही कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए कैपलर की तरह यूज किया जाता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया गया था। आपने देखा था कि मैकेनिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जैसे कोयला हो गया, स्टोर वाटर हो गया, ईटीसी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया गया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर आपके जब घर पे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंचा था तो फिर इसको कन्वर्ट किया गया था मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। यदि देखा जाए तो आपको जो ज़रूरत है वो मैकेनिकल की ज़रूरत है, मैकेनिकल एनर्जी की, और हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो अवेलेबल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी ही अवेलेबल है सबसे ज़्यादा मात्रा में। जैसे यदि एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में आपका कोयला हो गया, स्टोर वाटर हो गया, ईटीसी और हो सकता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है, आपको ये बता रहा है। इसके बाद मैकेनिकल में भी आपको यहाँ पे मैकेनिकल में ही कन्वर्ट करना है, जैसे हीट लेना है या लाइट लेनी है या एसी में लगाना है, फ्रिज में लगाना है, कूलर में लगाना है, पंखे में लगाना है, आयरन में लगाना है, किसी भी चीज़ में आप लगा लीजिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मैकेनिकल एनर्जी में चाहिए। तो इसी वजह से बताया गया था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एक तरह से कपलर का यूज करता है, जो जहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में है वहाँ से लेकर, और जहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की बहुत ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो जिस एनर्जी का यूज किया जाता है उसी को हमने कहा था कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। और ये एक कपलर की तरह क्या करता है, यूज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यदि देखा जाए तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी रियल में वास्तव में है नहीं नेचर में, ठीक है, इसको जनरेट किया जाता है। नेचर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है नहीं, इसको जनरेट किया जाता है। और मैकेनिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और मैकेनिकल एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए भी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तो सफिशिएंट एनर्जी है, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सफिशिएंट एनर्जी है, इसका ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होता है, ट्रांसपोर्ट में कास्ट बहुत कम आता है, और इसको आपके घरों तक पहुंचाकर और इस एनर्जी को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट भी अच्छे से किया जा सकता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी नो फाउंड, नो डायरेक्टली फाउंड इन नेचर, बट बल्क क्वांटिटी अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। यानी कि बल्क मात्रा में मैकेनिकल एनर्जी अवेलेबल है हमारे पास, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली रूप से नेचर में नहीं मिल सकता आपको, ठीक है, उसको जनरेट ही किया जा सकता है। तो जहाँ पे जनरेट किया जा रहा है वो सोर्स हो गया, और जहाँ पे पहुँचाया जा रहा है वो क्या हो गया, लोड हो गया। तो सोचिए कि यदि हम मैकेनिकल सिस्टम को अच्छे से समझ लेते हैं तो नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि जो आपका, देखिए ध्यान से, यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट बाय मैकेनिकल एनर्जी, जनरेट बाय मैकेनिकल एनर्जी
देन वी से दैट, मतलब हम ये कह सकते हैं, वी से दैट, ये कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल सिस्टम है या जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉजी टू मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। इसको ध्यान समझिए। ये कहने का मतलब ये है कि यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, मतलब यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है मैकेनिकल एनर्जी से, ठीक है, तब हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो एनालॉजी होगा। एनालॉजी का मतलब कि सेम टू सेम उसी की तरह ही होगा जैसे कि मैकेनिकल सिस्टम आपका होता है। इसका मतलब कि यदि हमें इलेक्ट्रिकल में वर्क कराना है तो हम मैकेनिकल सिस्टम को यदि बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं, ये समझ जाते हैं कि मैकेनिकल सिस्टम में वर्क कैसे किया जाता है, वर्क डन कैसे होता है, तो यदि वर्क डन हम समझ जाते हैं मैकेनिकल में, तो वही सेम हम कॉपी करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाने में। क्यों कॉपी करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही जनरेट होती है मैकेनिकल से। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में ही, जैसे मैकेनिकल सिस्टम जैसे चलता है वैसे ही आपकी जो है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम चलेगी, सेम एज, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हम जो है कि नेक्स्ट देखते हैं कि मैकेनिकल सिस्टम, और मैकेनिकल सिस्टम इसलिए देखा जा रहा है कि मैकेनिकल सिस्टम हमें आँखों से दिखाई देती है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपको बनाना है, इलेक्ट्रिकल आपको बताएं कि डायरेक्टली नेचर में नहीं हमें मिलता है, वो उसको जनरेट किया जाता है। और जनरेट किससे किया जाता है? जनरेट मैकेनिकल एनर्जी से किया जाता है। तो यदि मैकेनिकल एनर्जी से जनरेट किया जा रहा है तो मैकेनिकल कोई सिस्टम होगा जिसकी वजह से वर्क डन हमें मिलता होगा। तो उसी मैकेनिकल सिस्टम को यदि समझ लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि इलेक्ट्रिकल सिस्टम यदि बन जाता है तो हमें वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लगातार वर्क डन हम करते जाएंगे और पूरे का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही ऐसा है कि वर्क डन आप करते जाएंगे, पूरा इलेक्ट्रिकल सिलेबस आपका वहीं पे क्या हो जाएगा, फुल फिलअप हो जाएगा। पूरी जो है कि सिलेबस, पूरे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम ध्यान देते हैं कि मैकेनिकल सिस्टम पे पहले, ठीक है, क्योंकि हमें ये आँखों से दिखाई देता है तो मैकेनिकल सिस्टम हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यदि मैकेनिकल सिस्टम समझ में आ गया हमें तो हम वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम की डिज़ाइन कर देंगे। और जैसे डिज़ाइन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का तो उसी तरह से हम जो है कि उसका यूज करते जाएंगे। तो देखिए इसमें यदि कुछ पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय मैकेनिकल सिस्टम द वेरी इजी टू स्टडी मतलब कि मैकेनिकल सिस्टम, यदि मैकेनिकल सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है उसको वेरी इजी है, ठीक है, अध्ययन करना, कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और आप जानते हैं कि यदि मैकेनिकल से ही इलेक्ट्रिकल जनरेट हुआ है तो मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉजी होगा। तो हम मैकेनिकल सिस्टम में देखिए ध्यान समझते हैं, हमने एक जो है कि द्रव्यमान लिया, आप ये हाई स्कूल में इसको पढ़ते आ रहे होंगे लगातार, इसी को मैं इलेक्ट्रिकल में बता रहे हैं, ठीक है। और इस पर हमने फोर्स लगा दिया F। जैसे ही इसको हम धक्का मारेंगे ये ही मास यहाँ पे चला आएगा जो M है, और इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, D होगा, ठीक है। तो वर्क डन क्या हुआ, तो अब W बराबर जानते हैं फार्मूला कि W बराबर आपका हो जाएगा F इंटू D। D क्या डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स क्या है, यहाँ लिख दे रहे हैं कि F इक्वल टू फोर्स, बल है, फोर्स, जिसका फार्मूला क्या होता है, बराबर के MA। और M क्या है, M आपका मास है, और A क्या है, A एक्सेलरेशन है, त्वरण है।
यदि ए का मान रखें तो ए बराबर आप लिख सकते हैं डी वी बाई के क्या, डी टी। ठीक है, और डी जो है, डी आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यदि डब्लू का जो फार्मूला लिखें, वर्क बराबर जो मैकेनिकल वर्क है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डब्लू मैकेनिकल बराबर के क्या हो जाएगा, एम ए इंटू डी डिस्प्लेसमेंट। डब्लू मैकेनिकल क्या हो जाएगा, एम डी वी बाई के डी टी इंटू के डी। ये डब्लू, ये तो वर्क का फार्मूला हमें निकल के आ गया कि ये वर्क होता है। अभी इस पर बात करेंगे क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि मैकेनिकल से ही इलेक्ट्रिकल जनरेट होता है, तो इसका मतलब कि जैसे मैकेनिकल होगा वैसे ही इलेक्ट्रिकल होगा, तो उसी चीज़ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो पहले हम सिस्टम को समझ लेते हैं कि मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है। मैकेनिकल सिस्टम ऐसा होता है कि एक मास है, ठीक है, द्रव्यमान है, किसी का भी द्रव्यमान हो सकता है, और इस द्रव्यमान पे एक फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, फोर्स लगाया जा रहा है। यदि आप फिजिक्स पढ़े होंगे या यदि मैकेनिकल का कोई टॉपिक, यदि फिजिक्स है, फिजिक्स से जो मैकेनिकल हमें जो आंखों से दिखाई देता है, यदि पढ़े होंगे तो ये सिस्टम आपने देखा होगा। 2-3 सिस्टम और उसमें आप देखते हैं, और एक चीज़ ये भी है कि 2-3 सिस्टम देखते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिकल में हम बनाएंगे सेम। इलेक्ट्रिकल में कहीं अलग से सिस्टम लेकर नहीं आएंगे हम। तो यहाँ बिल्कुल अच्छे समझिए। ठीक है, ये फोर्स जो है, जैसे आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप हैं और आप इस मास को, द्रव्यमान को धक्का दे रहे हैं, तो इस मास के अंदर पहले एक एनर्जी होगी, फर्स्ट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा आपने एनर्जी दिया तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, डी। तो पहली चीज़ की एक सोर्स है, इसको आप सोर्स बोलेंगे, जहाँ पे एनर्जी क्या है, स्टोर है। ये सोर्स है जो एनर्जी स्टोर है। ठीक है, जहाँ पे एनर्जी स्टोर है, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है किसको, लोड को, जो काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये लोड हो गया। इसका मतलब कि 2 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिस्टम के लिए। एक सोर्स जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अभी मैकेनिकल में बात कर रहे हैं, देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे, सोर्स मैकेनिकल में जो हमने फोर्स को लगाया हुआ है। ठीक है, जो प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, किसको, 2m मास को। ठीक है, और जो मास है जिसको हम लोड बोलेंगे, m, वो क्या है, रिसीविंग द एनर्जी, रिसीविंग द एनर्जी एंड प्रोवाइड द वर्क, प्रोवाइड द वर्क। ठीक है, इसका मतलब कि मैकेनिकल सिस्टम में 2 चीज़ें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आपका जो सोर्स होगा जो लोड को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और एक लोड होगा जो सोर्स से एनर्जी लेके वर्क क्या करेगा, संपन्न करेगा। तो 2 चीज़ें हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी बनाते समय 2 चीज़ों का ध्यान देंगे। पहला वो चीज़ कि एक सोर्स वो बनाएंगे जिसके पास एनर्जी स्टोर हो, और हमने देखा था मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पार्ट्स देखा था जिसमें सोर्स था, लोड था, ट्रांसमिशन लाइन था और कंट्रोल सिस्टम था। तो हम ऐसा एक सोर्स लेंगे जहाँ पे एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके बाद एक लोड लेंगे और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस लोड को प्रोवाइड करेंगे। और लोड क्या करेगा कि वो सोर्स से एनर्जी को रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद वर्क क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो 2 चीज़ें हमें समझ में आ गई कि एक हमारे पास सोर्स होना चाहिए, एक हमारे पास लोड होना चाहिए, और दोनों को आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जैसे ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, प्रेशर दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं इसको। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गया। अब दूसरी चीज़ें समझते हैं कि मैकेनिकल सिस्टम में वर्क कैसे ज़्यादा होगा। यदि मैकेनिकल सिस्टम में वर्क डन हमें समझ में आएगा कि ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी हमें वर्क डन समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा कैसे हमें करना है। तो पहले मैकेनिकल सिस्टम का वर्क डन हम समझते हैं कि कैसे मैकेनिकल सिस्टम में वर्क डन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें बल्क मात्रा में एनर्जी का ट्रांसफ़र करना है, और जैसे ही एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे वर्क डन है, या दूसरे भाषा में बोलेंगे कि आप जो है कि वर्क डन बल्क मात्रा में हमें करना है।
तो वर्क हमें समझे, मैकेनिकल का फार्मूला जो निकल के आया है कि m dv/dt और ये आपका डिस्प्लेसमेंट। अब सोचिए कि वर्क आपका ज़्यादा कब हो सकता है, तो वर्क प्रोपोर्शनल टू m है, यानी कि वर्क ज़्यादा तभी होगा जब m का मान हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है। दूसरा जो है कि वर्क आपका ज़्यादा तब होगा जब dv/dt का मान ज़्यादा होगा, और एक है कि वर्क आपका ज़्यादा तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हैं, ये जो वर्क का मान क्या कर रहा है, ज़्यादा बढ़ाने में। एक ये पैरामीटर है, एक ये पैरामीटर है, और एक आपका ये पैरामीटर है। अब तीनों पैरामीटर पे ध्यान समझिए। सोचिए कि यदि m के मान को ज़्यादा करते हैं तो एक तो आपका मटेरियल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में लिख रहा है, देखिए यदि m का मान ज़्यादा रखते हैं तो जो आपका मटेरियल है वो ज़्यादा लगेगा। मटेरियल ज़्यादा लगेगा तो कास्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, और m आप ज़्यादा बढ़ाते हैं तो दूसरा यदि देखा जाए कि वेट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वेट यदि ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होगी, ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रिकल में सोचिए कि यदि आप m के मान को ज़्यादा रखते हैं, किसी मशीन की मास को ज़्यादा रखते हैं, तो उसको इंस्टॉलेशन करने में बहुत ज़्यादा होगा, मतलब वो होगा, क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इंस्टॉलेशन, उसको स्थापित करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लेबर कास्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और आपने इंजीनियरिंग पढ़ रखा था इसीलिए कि हम कास्ट को मिनिमाइज कर सकें, कास्ट को कम से कम कर सकें। ये तो m का मान वर्क डन ज़्यादा करने के चक्कर में हम यदि m को बढ़ाते हैं, मास को बढ़ाते हैं, तो मटेरियल ज़्यादा लगेगा, उसके वजह से कास्ट ज़्यादा लग जाएगा, वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट कास्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंस्टॉलेशन कास्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेबर कास्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कास्ट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। और सोचिए कि यदि इलेक्ट्रिकल में m को यदि बढ़ा दिया जाए, जैसे पंखा है, फ़ैन है, उसके m को बढ़ा दिया जाए, बढ़ा के 10 कुंतल कर दिया जाए, तो आपको छत पे टांगा जाएगा, छत का लोड वैसे बढ़ जाएगा, लगाने में प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी। लगाने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए, लेके उसको गिर भी जाएंगे, डैमेज जो होगा वो अलग से होगा। तो हम जो है कि m को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते वर्क डन ज़्यादा लेने के लिए। m एक लिमिट में रहेगा, जितना कम होगा उतना सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। मटेरियल कम रखेंगे, कास्ट घट जाएगा, वेट घटेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कास्ट घट जाएगा, और इंस्टॉलेशन का भी कास्ट घट जाएगा, और आपका जो है कि लेबर कास्ट भी घट जाएगा। तो m को एक ये खारिज हो गया, कैंसिल आउट हो गया कि m को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, m को ज़्यादा नहीं रखेंगे। दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा है कि dv/dt का मान जितना ज़्यादा होगा वर्क उतना ज़्यादा हो रहा है। अब सोचिए कि dv/dt का मान जितना ज़्यादा होगा, यदि एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे यदि आप गाड़ी में एक्सेलरेटर लेते हैं, वही एक्सेलरेटर एक्सेलरेशन से ही लिया गया। तो यदि dv/dt का मान, जैसे मान चलिए कि आपका स्पीड इस समय 0 है और आप अचानक ही स्पीड आपने बढ़ा दिया 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि यदि स्पीड आपने इतना कर दिया तो ये सीधा आपको एक्सीडेंटल केस हो जाएगा, एक्सीडेंटल। तो dv/dt को तो बढ़ाना ही नहीं। जैसे फ़ैन के बारे में सोचिए कि फ़ैन यदि 0 स्पीड में, तुरंत अचानक उसको आप 50 की स्पीड में लेके चले गए, dv/dt का मान बढ़ जाएगा, वर्क डन आपका ज़्यादा होगा, लेकिन वर्क डन ज़्यादा होने के अलावा डैमेज हो जाएगा। इसलिए डैमेज होगा कि स्पीड आपने अचानक बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन कर दिया, एक्सीडेंटल हो जाएगा वो। ठीक है, डैमेज हो जाएगा। तो dv/dt को आप खुद समझ सकते हैं कि इसको हमें कम से कम रखना है, धीरे धीरे जितना बढ़े उतना ठीक है dv/dt का मान। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया कि dv/dt को हम ज़्यादा नहीं रख सकते। यानी कि 3 ही पैरामीटर था। एक तो पैरामीटर आपका ये था जो कैंसिल आउट हो गया,
एक पैरामीटर आपका ये था, ये भी कैंसिल आउट हो गया कि इसको भी ज़्यादा नहीं रख सकते, इसको भी लिमिट में ही रखेंगे। एक पैरामीटर आपका बचता है डी, डिस्प्लेसमेंट। तो इस पर बात कर लेते हैं। यदि वर्क डन आपको ज़्यादा करना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अब सोचिए कि डिस्प्लेसमेंट यदि आप करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मान के चलिए कि हम यहाँ पे फैन लगाते हैं और हमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा चाहिए, मान के चलिए कि हमें चाहिए 100 मीटर या 10 मीटर का एग्जांपल लीजिए, 10 मीटर चाहिए, तो हमें 10 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक चलना पड़ेगा 10 मीटर, तब तो होगा डिस्प्लेसमेंट। यही मान के चलिए कि हमें 1 किलोमीटर हो, यानी कि 1000 मीटर की यदि बात करें तो अब 1000 मीटर हमें चलना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका 1000 मीटर होगा, तब वर्क होगा। एक तो प्रॉब्लम ये हो गई कि डिस्प्लेसमेंट यदि बढ़ाते हैं तो ये बढ़ा देते हैं। लेकिन आपने एक फिजिक्स पढ़ा होगा यदि ध्यान से, फिजिक्स, तो फिजिक्स में इस टाइप की जो गति है इसको बोलते हैं लीनियर गति, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी में तो बढ़ रहा है, लेकिन फिजिक्स में ही आप एक पढ़े होंगे एक टॉपिक और सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ये कहता है कि किसी भी पिंड को यदि किसी केंद्र को सेंटर मान के किसी बिंदु को और उसके चारों तरफ उसको घुमाया जाए तो डिस्टेंस का मान तो बढ़ता है, लेकिन जो मशीन है वहीं का वहीं रहती है और वर्क डन आपको ज़्यादा मिलता है। अब सोचिए कि 1000 मीटर आपको चलना है, हम 2 मीटर की रेडियस मान के, 2 मीटर का ये पूरा सर्कल जो घूम रहा है 2 मीटर मान लेते हैं कि 2 मीटर है, तो सोचिए कि 2 मीटर है तो इसको कम से कम यदि 500 चक्कर यदि लगवा देते हैं, ठीक है, 500 चक्कर लगवा देते हैं तो 1000 मीटर कंप्लीट हो गया, 1 किलोमीटर चल गया। मशीन एक ही जगह रखा हुआ है, लेकिन 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर चला गया, आपका वर्क डन भी बढ़ गया, मशीन को इधर से उधर ले जाना भी नहीं पड़ा और आपकी मशीनें वहीं पे थी, एक ही जगह थी और काम करने लगी। इसका मतलब कि सर्कुलर मोशन जो आपका है मोस्ट मोशन है जिसका यूज किया जाएगा इंजीनियरिंग में। ये फिजिक्स आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है कि वहाँ से वो सारी चीज़ें चूज कीजिए जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में सर्कुलर मोशन मोस्ट मोशन है, इसी तो ये एक बेस्ट है कि यदि हम वर्क डन ज़्यादा करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में आपने फिजिक्स में ही पढ़ रखा है कि डिस्प्लेसमेंट हमें सर्कुलर में बेहतर मिलेगा, इसीलिए यही ध्यान रखिएगा कि यदि ये बेहतर टॉपिक है यहाँ पे ये हमें सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब सोचिए कि इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिकल की सारी मशीनें एंड मैकेनिकल की सारी मशीनें को सर्कुलर मोशन में घुमाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे पंखा देख लीजिए आप, पंखा के अलावा आप जो है मोटर देख लीजिए, जनरेटर देख लीजिए, अल्टरनेटर देख लीजिए, सिलाई की मशीन देख लीजिए, हाथ से चलाने वाली मशीन हो, साइकिल जैसे देख लीजिए, या इलेक्ट्रिकल से चलने वाली मशीनें हो, सभी के सभी मशीनों को सर्कुलर मोशन में ही घुमाया जाता है। क्यों? क्योंकि डी हमें ज़्यादा मिले, और जितना डी हमें ज़्यादा मिलेगा उतना हमारा वर्क डन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ये हम मैकेनिकल में सीखते हैं, इसका यूज इलेक्ट्रिकल में भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉजी टू मैकेनिकल सिस्टम। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, टॉपिक लिख सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं कि ऑल मशीन दैट्स मीन इलेक्ट्रिकल मशीन आर मैकेनिकल मशीन run into सर्कुलर। क्योंकि मोर वर्क डन फाइंड फ्रॉम सर्कुलर पाथ। इसीलिए सभी जितनी मशीनें उसको सर्कुलर में क्या किया जाता है, मूवमेंट कराया जाता है, सर्कुलर में चलाया जाता है, ठीक है।
अच्छा, मैकेनिकल में तो हमें ये पता चल गया कि भाई सोर्स होना चाहिए हमारे पास में, और एक वो पैरामीटर होना चाहिए जो सोर्स से एनर्जी ले और वर्क को क्या करे, परफॉर्म करे। अच्छा, अब मैकेनिकल में देखते हैं कि वो कौन कौन से पैरामीटर हैं और कितने पैरामीटर हैं जो सोर्स से एनर्जी लेते हैं और वर्क डन करते हैं। तो मैकेनिकल में ऐसे 3 पैरामीटर आपको मिले होंगे। जैसे एफ़ का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एफ़ का यदि फार्मूला मैं लिखूँ तो 3 फार्मूले आपने मैकेनिकल में पढ़ा होगा। एक एफ बराबर तो आपने ये पढ़ा एम ए, ठीक है। दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा होगा एक बराबर के माइनस के एक्स, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। और एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा एफ इक्वल टू के डी वी। डी क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट है, डैम्पिंग कांस्टेंट है, ठीक है। ए क्या है, ए को ध्यान समझिए, ए बराबर डी वी बाई के डी टी। और इसको यदि ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए बराबर के डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। देखिए, इसको ऐसे समझिए, जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट को एक्स को समय के साथ में डिवाइड किया जाता है तो हमें भी मिलता है। जैसे डी एक्स बाई यदि डी टी करते हैं आप तो हमें वेलोसिटी प्राप्त होती है भी, ठीक है। और यदि फिर से पुनः डी वी बाई डी टी कर देते हैं तो हमें एक त्वरण प्राप्त होता है, एक्सेलरेशन ए। तो सोचिए कि यदि हम ऐसे कर दें कि ए बराबर लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई के डी टी स्क्वायर, मतलब कि एक्स का 2 बार समय के साथ, समय के रेस्पेक्ट में जो है कि यदि आप डेरिवेशन करेंगे तो आपको त्वरण प्राप्त होगा, ठीक है। और एक तो फार्मूला ये है, ये, और एक ये है, तो v बराबर आप लिख सकते हैं क्या, डी एक्स बाई के डी टी लिख सकते हैं। तो यदि तीनों फार्मूलों को देखा जाए तो ये 3 फार्मूले होते हैं फोर्स के, तीनों ये फार्मूले, ठीक है। ये मैकेनिकल में है, ठीक है, आपने मैकेनिकल में पढ़ा होगा तो देखा, यही तीनों इलेक्ट्रिकल में भी हम देखेंगे, ठीक है। पहले ध्यान दीजिए कि इसका सिंबल कैसे होता है। सिंबल ऐसे आप बना सकते हैं, एक आपका m हो गया मास, और एक आपका डैम्पनेस हो गया, ये मास हो गया, मास ऐसे बना दे रहे हैं। और ये डैम्पनेस का सिंबल ये होता है, डैम्पिंग करना, ठीक है, ऐसे करके। ये डैम्पिंग का है, डैम्पिंग का ये मास है, डैम्पनेस जिसको बोलते हैं। और स्प्रिंग का आप जानते ही हैं, स्प्रिंग ये है, स्प्रिंग। मैकेनिकल में यही 3 ऐसे हैं जिनसे आप वर्क डन करते हैं। मैकेनिकल में यही 3 है जो वर्क डन आप जिसको करते हैं। तो अब यहाँ से हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं, अब एक पढ़ते हैं एनालॉजी सिस्टम, ठीक है, कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल हम पढ़ते हैं क्या होता है। तो हेडिंग एक नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा, एनालॉजी सिस्टम। एनालॉजी सिस्टम, एनालॉजी सिस्टम का मतलब क्या है कि हम जानते ये हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉजी टू मैकेनिकल सिस्टम, मतलब मैकेनिकल सिस्टम के ही समतुल्य है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम के क्या है, बिल्कुल समतुल्य है। तो इलेक्ट्रिकल में भी 3 ही वर्क होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, उसको हम बस एनालॉजी कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा ये आगे का टॉपिक है लेकिन आपको यहाँ समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे इलेक्ट्रिकल में 3 टॉपिक होते हैं, एक होता है आर, एक होता है एल, और एक होता है क्या, सी, ठीक है, ऐसे करके। ये आर है, ये एल है, ये आपका सी है। और मैकेनिकल में
दो है, एक तो आपका स्प्रिंग है, एक आपका डैम्पर है, और एक आपका क्या है, मास है। ठीक है, यदि हम फोर्स लगाएं इधर की तरफ तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, F बराबर के, इसका फोर्स इधर लगेगा ma प्लस इसका फोर्स इधर लगेगा K। आप जानते हैं कि K डायरेक्शन ये बताता है, ये वाला जो K है, जो हमने ये K लिखा था, ये डायरेक्शन बताता है, कैलकुलेशन में इसका योगदान नहीं करेंगे। तो ma और ये हो गया आपका kx स्प्रिंग का, और डैम्पर का हो गया, मतलब इसका जो फोर्स होगा वो ma होगा, इसका dv होगा, इसका जो है कि kx होगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लस के dv। अब इसको एक फॉर्म में बनाते हैं। m डी स्क्वायर एक्स बाई के डी टी स्क्वायर प्लस के, इसको देखिए डी डी एक्स बाई डी टी, इसको देखिए के एक्स। ये आपका मैकेनिकल का है जो आपको दिखाई देता आँखों से, ये उसका ये फोर्स का फार्मूला है। ध्यान समझिएगा, हम इसमें यहाँ करना क्या चाहते हैं ये समझिएगा। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल में भी 3 ही पैरामीटर है ऐसे करके। ठीक है, ये 3 पैरामीटर है। अब जानते हैं कि यदि इसका वोल्टेज इसके क्रॉस भी हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, V बराबर के इसके क्रॉस यानी VR प्लस VL प्लस VC। आपको ये जो बताया जा रहा है ये सब फार्मूले भी आगे मिलेंगे, केवल एक एनालॉजी सिस्टम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप समझेंगे कि हाँ ये रियल में है कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल या मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। इसका मतलब जो मैकेनिकल सिस्टम है उसी के इक्विवेलेंट ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम हम बनाएंगे। जितना मैकेनिकल सिस्टम में जितने पैरामीटर हैं सोर्स से एनर्जी लेके वर्क को परफॉर्म करेंगे, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी है कि सोर्स से एनर्जी लेके क्या करेंगे, वो परफॉर्म करेंगे। तो अब ये देखिए, ध्यान समझिए इसको आगे। V बराबर इसको लिख सकते हैं IR, इसको बराबर नहीं है, प्लस होगा, प्लस I करंट हालांकि बराबर होगा सब में, I ही होगा, IXL, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस IXC। एक दूसरा इसका फार्मूला होता है कि IR प्लस VL को लिखते हैं, VL जो है उसको लिखते हैं L DI बाई DT। अभी ये सारे आगे फार्मूला आपको मिलेगा, बस यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए। इसको लिखते हैं, जो VC को लिखते हैं, VC को लिखते हैं 1/C इंटीग्रेशन I DT। ठीक है, ये समझिए, इसलिए ऐसे फार्मूले में लिखा गया ताकि यहाँ पे R आ गया, यहाँ L आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, C आ गया। जैसे यहाँ पे M है, D है, K है। ठीक है, अब I को हम जानते हैं कि I बराबर DQ बाई DT लिख सकते हैं। ठीक है, तो V बराबर हो जाएगा R DQ बाई के DT प्लस L ये हो जाएगा D स्क्वायर, 2 बार है ना, बाई DT स्क्वायर, और प्लस ये देखिए IT करें Q हो जाएगा, ये Q का है ये। ठीक है, ये सारे चीज़ें आगे मिलेंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, Q/C हो जाएगा ये। इसका मतलब कि जो V बराबर हो जाएगा, अब इसको उसी इस फार्म में हम सेट कर रहे हैं, इस वाले फार्म में। ठीक है, ध्यान से समझिए, हो जाएगा LD स्क्वायर Q/DT स्क्वायर प्लस RDQ बाई के DT प्लस Q/C। ये आपका इक्वेशन हो गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। अब ध्यान समझिए, हम देखना क्या चाहते हैं।
अब दोनों इक्वेशन में यदि कंपैरिजन कीजिए, इस वाले मैकेनिकल वाले में और इलेक्ट्रिकल वाले में, दोनों में कंपैरिजन कीजिए, तो जो दो घात वाले हैं, ठीक है, यानी कि जो मैकेनिकल में है, जो मैकेनिकल में m है वो इलेक्ट्रिकल में l की तरह है, ठीक है। और जो डैम्पनेस है, जो d है, वो d जो है वो इलेक्ट्रिकल में r है, रेजिस्टेंस की तरह है। और जो ये k है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी k ये है आपका c की तरह, जिसको 1/c लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका कंपैरिजन से समझिए। ऐसा देखिए, मैकेनिकल में होता ये है कि हम सबसे ज़्यादा वर्क किससे करते हैं, m से करते हैं, m से सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं, मास से, ठीक है, मास से सबसे ज़्यादा वर्क हम करते हैं। इसका मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो वर्क होगा वो L से होगा, जिसको आप इंडक्टेंस बोलते हैं या इंडक्टर बोलेंगे। यानी कि L से सबसे ज़्यादा क्या होगा, तब वर्क होगा। क्यों? क्योंकि m मास से सबसे ज़्यादा वर्क कहाँ होता है, मैकेनिकल में, तो वैसे ही L से होगा सबसे ज़्यादा वर्क इलेक्ट्रिकल में। डी डैम्पनेंस से वर्क बड़ा कम किया जाता है, डैम्पिंग के लिए यूज किया जाता है। वैसे ही हम R से भी इलेक्ट्रिकल में वर्क बहुत ही कम करेंगे, केवल यूज करेंगे करंट को कम अधिक करने के लिए, जहाँ जैसे इसका यूज होगा वैसे R का यूज करेंगे। और स्प्रिंग कांस्टेंट, आप जानते हैं कि स्प्रिंग का ज़्यादातर यूज किया जाता है, जैसे कहीं ब्रेकिंग सिस्टम में हो गया या डैम्पिंग कम करने के लिए। वैसे ही आपका C भी उसी तरह से कम ही यूज होगा, जहाँ पावर फैक्टर सुधारना है या उस टाइप से जो काम है वहाँ पे किया जाएगा। सबसे ज़्यादा आपका काम इंडक्टर से किया जाएगा। जैसे एग्जांपल यदि समझना हो, आपको लग रहा हो कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तो फैन में इंडक्टर है, मोटर से सबसे ज़्यादा वर्क किए जाते हैं, क्या इसमें, इंडक्टर है। ट्रांसफार्मर में क्या है, इंडक्टर है। जनरेटर इंडक्टर, अल्टरनेटर क्या है, इंडक्टर है। यानी कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कार्य करने वाले हैं सब में इंडक्टर यूज हुआ है। और ये इंडक्टर आपने देखा कि ये इंडक्टर ये जो है कि m यानी कि मैकेनिकल में मास के इक्वल बिल्कुल जो है कि आपका एनालॉजी है। तो ये एनालॉजी सिस्टम से आपको इतना समझ में आना चाहिए। अब इतना समझ में तो बिल्कुल आ जाना चाहिए कि नहीं, ये सारे सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम से ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बनाया गया है। और यहाँ पे जो आपका मास है वो मास इक्विवेलेंट है या एनालॉजी है किसके, एल के, इंडक्टर के। जिस तरह से सिस्टम मैकेनिकल का होता है वैसे ही इलेक्ट्रिकल का होता है। मैकेनिकल में जैसे सोर्स होता है वैसे ही हम सोर्स यहाँ भी देखेंगे कि सोर्स क्या होता है, कैसे कैसे सोर्स है। और उसी सोर्स की सहायता में ये तीन जो पैरामीटर हैं जो लोड से एनर्जी लेंगे और इसके बाद वर्क करेंगे। तो पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल में, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिकल में कि सोर्स क्या है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कि सोर्स क्या है, और सोर्स को जानने के बाद जैसे सोर्स आपको पता चलेगा वैसे लोड को जानेंगे। लोड जैसे आपके पास हो जाएगा जैसे R, L और C, तो अब ये सोर्स लगा के R, L, C में आपको स्टडी करना है। और जैसे स्टडी करेंगे, जैसे मान चलिए कि सोर्स में आपका DC है, AC है, तो जैसे आप DC को R में लगाएंगे, L में लगाएंगे, C में लगाएंगे, तो आपका DC सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा विथ ट्रांजिएंट। इसके बाद AC आप लगाएंगे, तो जैसे AC R में लगाएंगे, L में लगाएंगे, C में लगाएंगे, तो आपका AC सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि DC सर्किट और AC सर्किट। जैसे ही DC हम लगाते हैं R में या L में या C में, तो कुछ मैकेनिज्म ऐसी घटना घटती है जिसको आपको अलग से पढ़ना होगा। जैसे आपका मैग्नेटिज्म आ जाता है, तो मैग्नेटिक सर्किट पढ़ने हैं आपके, मैग्नेट पढ़ने हैं आपको, मैग्नेट से रिलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसे आप पढ़ते हैं, सारी मशीनों का वहीं से जो है कि आपका निर्माण होना स्टार्ट हो जाती है, सारे कंसेप्ट वहीं से आना स्टार्ट हो जाता है। सी में भी लगाएंगे आप, और AC सर्किट में भी लगाएंगे। AC सर्किट में लगाएंगे तो इसमें भी कुछ घटनाएं घटती हैं, जैसे रेजोनेंस की कंडीशन आ जाती है, तो रेजोनेंस भी आपको पढ़ना है। मतलब बेसिक में आपको यही सारे पढ़ने हैं
कि आप सोर्स की जानकारी ले लीजिए कि सोर्स आपके पास क्या क्या है। सोर्स के बाद आप लोड देख लीजिए कि लोड आपके पास क्या क्या है। इसके बाद सोर्स को लोड में लगा लगा के आपको क्या करना है, स्टडी करना है बस। और जैसे ही आप सोर्स को लोड में लगाएंगे तो कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसको आपको पढ़ना होगा। जैसे घटनाएं आपको मैग्नेटिक से रिलेटेड हो जाएंगी, जिसको आपको पढ़ना है कि कहाँ से ये आ गया। रेजोनेंस की कुछ घटनाएं हो जाएंगी, रेजोनेंस की कुछ घटनाएं होंगी जो इसको आपको पढ़ना होगा। ट्रांजिएंट की कुछ घटना होती है, स्टडी स्टेट और ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट और स्टडी स्टेट की भी घटना हो जाती है, इसको भी आपको पढ़ना है। मतलब यही सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। इसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ इतना ही है कि सोर्स के बारे में जानकारी हो, लोड आपको पता है, पैरामीटर जो एनर्जी, जो सोर्स से एनर्जी लेगा उसमें लगाकर आपको पढ़ना है। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी लगाने के बाद जिसको आपको अलग से पढ़ना है, जैसे मैग्नेटिक हो जाएगा, रेजोनेंस कुछ बनना लगेगा, ट्रांजिएंट स्टडी स्टेट हो जाएगी। और सोर्स में जैसे बैटरी है, बैटरी भी आपको पढ़नी है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ते हुए जानी है। बाकी एनालॉजी आप क्लियर रखिएगा। ये पढ़ाने का आपका ये है कि बेस आपका तगड़ा हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल में यदि आप आर यूज करते हैं तो कहाँ से है, एल यूज करते हैं तो कहाँ से है, सी कैपेसिटेंस यूज करते हैं तो वो कहाँ से आया हुआ है। इलेक्ट्रिकल में यदि सिस्टम बनाते हैं हम, कोई बैटरी लगाते हैं तो सोर्स की तरह बिहेव करता है, लोड लगा रहे हैं तो मैकेनिकल सिस्टम की तरह ही बिल्कुल बिहेव करता है, तो हमने मैकेनिकल सिस्टम इसलिए पढ़ा है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं आपको कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक एनालॉजी ही सिस्टम है ड्यू टू मैकेनिकल सिस्टम का। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं सोर्स के बारे में कि सोर्स क्या होता है। तो सोर्स, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। डिप्लोमा कोर्स वाले लड़कों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, या जो लड़के फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। हालांकि उनकी तैयारी कंटिन्यूस होती रहेगी और ये बिल्कुल बेसिक है। आपको पूरे यूट्यूब चैनल्स जितने भी हों, यदि किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको इस तरह की चीज़ें, इस तरह की कंसेप्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे से इसको स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।